नमस्कार साथियों, आज आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 10 हुई और पेपर के स्तर को देखकर आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि वास्तव में पहले जो 9 पेपर हो चुके हैं उन पे यह अकेला आज वाला पेपर है ना भारी है। क्यों है वो तो आपको पता है, पेपर आपने दे दिया है और इसकी क्वालिटी आर्थिक समीक्षा से ज़्यादातर प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं। 100 प्रश्नों में से लगभग 80 से 82 प्रश्न हमने केवल आर्थिक समीक्षा 2020-21 में से उठाए हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे 15 जो असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज स्कूल लेक्चर्स की जो 15 बंदों की टीम है जो केवल थर्ड पेपर के लिए काम करती है, पेपर बनाती है, उनकी प्रूफ रीडिंग करती है और क्वालिटी वाला आपको टेस्ट सीरीज देती है। पेपर को बनने से पहले 3 चरणों में हम पेपर को गुजारते हैं ताकि न्यूनतम गलतियां इसमें रहें। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 की जो टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में चल रही है, राजस्थान में 1 नंबर पे आ गया है। आपको बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि उत्तरी भारत में से कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, कर्नाटका, वाराणसी, भोपाल, गुजरात, गांधीनगर, पूरे भारत से जो राजस्थानी लोग बाहर बसे हुए हैं वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार उनसे हमारा संपर्क है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो रियली में बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। वो आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें हमारे पे विश्वास किया और आरजे टेस्ट सीरीज को बुलंदियों तक पहुंचाने में आपका योगदान रहा। साथियों, आज की टेस्ट सीरीज को इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। एक तो क्या है, कुछ लोग ये पूछते हैं बार बार फ़ोन करके कि सर हम ज्वाइन कैसे करें, तो उनके लिए मैंने बैनर बना रखा है। यहाँ पे आप ये जो मोबाइल नंबर है नीचे 95 88 27 11 32, इस पे आपको कुछ हमसे कोई बात नहीं करनी है। इसी नंबर पे आप जो भी पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी पेमेंट गेटवे यूज करते हैं उससे इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें, हम आपको ऐड कर देंगे। कोई इश्यू नहीं है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्जरी नहीं है। इस चीज़ को आप आश्वस्त हो जाएं और इस बिना बात के आप इन नंबर्स पे पेमेंट कर देंगे। निश्चित रूप से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इस पे जोड़ दिया जाएगा। साथियों, जो लोग हमसे डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए नहीं हैं और केवल YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि आज के वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आपको वो बात सुनने को मिलेगी जो सुन के आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में आज मैंने ये 1 घंटे का वीडियो देखा तो उसमें मेरा टाइम पूरा वसूल हुआ है। तो वीडियो को 1 मिनट भी स्किप नहीं करना है और आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आर्थिक समीक्षा का कोई एक्स्ट्रा मैटर आपको नहीं देखना है। आर्थिक समीक्षा के कंप्लीट एक गहनता से हमने यहाँ पे इस वीडियो में प्रश्न शामिल किए हैं। 20 प्रश्न जानबूझ के हमने ऐसे प्रश्न जो सिंपल क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन इसमें दिए हैं ताकि वो लोग जो कम तैयारी कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लो नहीं हो जाए, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो है वो तथ्यात्मक चीज़ों पे डिपेंड करती है और वहाँ पे आप लोगों को ऐसे लगता है कि यदि प्रश्न नहीं होंगे, आपसे सोल्व नहीं होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे जा सकता है। इसलिए पेपर को बैलेंस करने के लिए हमने कुछ चीज़ें इसमें सरल डाली हैं। पहले प्रश्न से बात करते हैं। साथियों, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आज वाले पेपर को ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना है। यदि वास्तव में आप जो है ना आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं तो वर्ष 2020-21 के बजट के अग्रिम अनुमानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.29% की कमी को दर्शाता है। इस चीज को आप ये मान के चलना कि प्रति व्यक्ति आय
कम हुई है, चाहे वो प्रचलित कीमतों पे हो, चाहे वो चालू जो है स्थिर कीमतों पे हो, दोनों में कमी हुई है। और यहाँ पे मैंने परसेंटेज में दिया है, प्रचलित कीमतों पर 5.29% की कमी हुई है, बिल्कुल सही है। और स्थिर कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में 7.77% की कमी हुई है। नीचे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन सही है। यहाँ पे पिछले पेपर में कुछ किसी एक स्पेसिफिक गाइड के वजह से कुछ तथ्यात्मक गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है वहाँ पे बिल्कुल नपी तुली प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूरा परीक्षण करने के बाद में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि स्थिर कीमतों पर 2019-20 में 78,390 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी। कोविड की वजह से 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष रहा उसमें लगभग 6,000 की कमी हुई है, और कमी जो परसेंट है वो 7.77% है। ये तथ्यात्मक चीज़ें हैं साथियों, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप रटें चाहे इनको समझें। प्रति व्यक्ति आय से संबंधित ये जो अभी स्क्रीन चल रही है आपकी, उसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से भगवान कोई नहीं है, लेकिन यदि मैं पेपर सेलेक्टर होता तो इस स्क्रीन में एक पेपर एक प्रश्न जरूर उठाता। जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं अच्छे से याद कर लेना। इस पे जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है और कमी और बढ़ोतरी स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पर दोनों पे आपको ध्यान रखना है। प्रचलित कीमतों पर पिछले वित्तीय वर्ष में 2019-20 में 1,15,492 रुपये, और अगले वर्ष में 2020-21 में फिर इससे यहाँ पे कमी हुई है, 5.29% की कमी हुई है प्रति व्यक्ति आय में, और 10,986 रुपये हो गई है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है 2020-21 की अब जो है आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र बन चुका है या नहीं बन चुका है ये आपको भी पता नहीं है, और हम भी इस चीज़ के लिए आश्वस्त नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आपको पिछले वित्तीय वर्ष की आर्थिक समीक्षा पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन इस वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 वाले को भी आपको स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगले दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। सितंबर 2020 तक राजस्थान की बैंक जमाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, सितंबर 2020 तक से सितंबर 2019 की तुलना में 13.15% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर से कम है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर से कम नहीं है, ये ज़्यादा है। तो ये आपका दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो इसकी जमा वृद्धि दर ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं। वो राजस्थान में जो जमाओं का परसेंट है वो 13.5% है, वो भारत में 11% ही रहा था, इसलिए राजस्थान का ज़्यादा है। यहाँ पे ये चीज़ें आप देख लेना। ये आपको जो अपना ग्रुप बना रखा है, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन हैं वहाँ पे ये PDF कॉपी आपको मिल जाएगी, तो आप आश्वस्त रहना। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रारंभिक पूर्वानुमानों के अनुसार राज्य में 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत कमी बढ़ोतरी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ये पहला प्रश्न पहले वाले प्रश्न पत्र में दिया था, लेकिन वहाँ पे तथ्यात्मक चीज़ें उत्पादन को बताया था, यहाँ पे परसेंटेज बताया है। 2.08% यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि हुई है। मैं आपको बता दूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में कोविड की स्थिति की वजह से केवल कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है 2.08%। बाकी आपका सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि हुई है बंधुओं, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो पिछले दोनों वर्षों का मैंने उत्पादन यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि 2020-21 में 271.33 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो पिछले वर्ष में 265.81 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था, और इसमें वृद्धि जो है 2.08% रही। इस चीज़ को समझना है कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सकारात्मक वृद्धि रही, बाकी आपकी जो इंडस्ट्री है या जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें क्यों नकारात्मक वृद्धि रही। कि देखिए, इसमें क्या है कि शहरों की तरफ से लोगों का वापस पलायन गांवों की तरफ हुआ है। कोविड की स्थिति में कहीं जाने की स्थिति में नहीं थे, तो लोगों में खेती पे ज़्यादा फोकस किया है। इस वजह से खेती में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सकारात्मक जो है प्रभाव हुआ है।
चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य को कांडला बंदरगाह या गुजरात से जोड़ता है? क्योंकि राजस्थान केवल कांडला बंदरगाह से ही जुड़ा हुआ है, तो नेशनल हाईवे 14 और नेशनल हाईवे 15 ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे जोड़ते हैं। यहाँ पे राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष वस्तुओं को एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैंने देने की कोशिश की है। इंजीनियरिंग वस्तुएं सबसे ज़्यादा निर्यात होती हैं, कपड़ा, उसके बाद में कपड़ा है, इसके बाद में हस्तशिल्प है, फिर रत्न और आभूषण है और फिर धातु हैं। इन 5 वस्तुओं को राज्य में होने वाले निर्यात का 50% से अधिक अंशदान या योगदान है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, इसमें जो नए अभ्यर्थी हैं जो केवल यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की अजमेर द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 के 3rd पेपर की जो हमने टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है, उसमें 28 पेपर होंगे और एक पेपर का मतलब केवल 100 प्रश्न नहीं है साथियों। एक प्रश्न पेपर का मतलब लगभग 500 से 800 प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि जैसा एक प्रश्न होता है उस प्रश्न के चारों तरफ जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हम डाल सकते हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हों या कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न हो, तो सारी चीज़ें हम उसको व्याख्या करके एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि एक पेपर का मतलब एक पेपर नहीं होके कम से कम आपको 600 से 800 प्रश्न उसमें मिले। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। 28 पेपर का मतलब क्या हो जाएगा, और इसकी सहयोग राशि आप टेस्ट रैंकिंग के साथ यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको देना पड़ेगा, और यदि आप केवल पेपर लेके संतुष्ट हैं कि मूल्यांकन खुद कर लेंगे तो आपको 350 रुपये दे के ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। 19 अगस्त 2020 की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी क्या है? तो यहाँ ये वाला प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है बंधुओं, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी हमेशा अकुशल मजदूरी को माना जाता है। 225 रुपये वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी है, और उसमें 12 रुपये और जोड़ दें तो अर्धकुशल मजदूर की 237 रुपये हो जाएगी। कुशल मजदूर की फिर 12 रुपये जोड़ दो, 249 रुपये हो जाएगी, और उच्च कुशल के लिए 300, लगभग 300 अर्थात 299 रुपये आपकी न्यूनतम मजदूरी राजस्थान सरकार द्वारा कर दी गई है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखना। 225 रुपये अकुशल के लिए है, अर्धकुशल के लिए 237 रुपये है, कुशल के लिए 249 रुपये है, और उच्च कुशल के लिए 299 रुपये है। इसमें आपको पहले वाला ध्यान रखना है और 12-12 जोड़ के और फिर लास्ट वाले में 50 जोड़ के आप आगे वाली बना सकते हैं। छठा प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा संबलन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मुख्यमंत्री जो युवा संबलन योजना है 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई, बिल्कुल सही। योजना अंतर्गत पुरुषों को 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष या रोजगार पाने तक दिया जाता है, ये भी सही है। योजना अंतर्गत महिलाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष या रोजगार पाने तक दिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट मैंने यहाँ पे चौथा हमारी टीम ने डाला है कि ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों को इस योग्यता योजना में कोई लाभ दिए नहीं है, ये कथन जो है प्रश्न का उत्तर तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन असत्य है। लेकिन कथन असत्य क्यों है? क्योंकि ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों को भी 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष या रोजगार पाने तक दिया जाता है, लाभ दिए नहीं है ऐसा नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है कि महिलाओं और जो ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों को भी 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष या रोजगार पाने तक दिया जाता है। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिरते भूजल स्तर को रोकने तथा भूजल के बेहतर प्रबंध हेतु भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से अटल भूजल योजना शुरू की है। अटल भूजल योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। इस योजना हेतु राजस्थान में 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया, बिल्कुल सही है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हुई, ये भी कथन सही है। योजना में भारत सरकार और विश्व बैंक का वित्तीय सहयोग 50-50% है, तो ये भी सही है। तो आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों।
आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य के मूल्यवर्धन जीएसवीए जो नया कॉन्सेप्ट है में विनिर्माण व खनन क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना कितना है। विनिर्माण और खनन क्षेत्र का अलग अलग पूछा है, यहाँ पे उद्योग क्षेत्र का नहीं है, ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उद्योग क्षेत्र जो है उसका योगदान लगभग 25% है, कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है और सेवा सेक्टर का योगदान लगभग 45% है। यहाँ पे आपको उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण और खनन क्षेत्र जो आता है उसके बारे में पूछा है। तो 9.31% और 4.15% जो है विनिर्माण और खनन क्षेत्र का क्रमशः योगदान है। यहाँ पे नीचे फुटनोट को देखिए, वर्तमान में उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान 24.80% है राजस्थान की जीडीपी में। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, कई परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी है। तो शहरी जनसंख्या और उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग बराबर है। उद्योग क्षेत्र का योगदान 24.80% है और शहरी जनसंख्या 24.87% राजस्थान में निवास करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को हुई, बिल्कुल कथन सही है। योजना अंतर्गत लघु उद्यमियों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बंधुओं, इसको अच्छे से देख लेना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना वर्तमान सरकार कोविड की वजह से ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उद्यमियों को ऋण सहायता उपलब्ध करवा रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। 25 लाख तक का ऋण पर 8% सब्सिडी देगी, 5 करोड़ तक के ऋण पे 6% सब्सिडी देगी और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान सब्सिडी होगी। ये सब्सिडी सीधी नहीं है, ब्याज पे अनुदान है, जितना इनका ब्याज बनेगा उस पे क्रमशः 8, 6 और 5% की ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से संबंधित जो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके ऑन स्क्रीन हैं, उनमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 10वां प्रश्न है, राजस्थान में खान व खनन क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। राज्य स्टील ग्रेड सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय है, बिल्कुल सही है। देश का चांदी, कैल्साइट व जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है, ये भी सही है। राज्य में वर्तमान में 67 खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्तमान में केवल 57, 67 नहीं है, 57 खनिजों का ही उत्पादन हो रहा है, खनन हो रहा है, बाकी अभी छेड़े ही नहीं गए हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका असंगत होगा और आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार 2012-13 से वर्ष 2019-20 तक राज्य की कुल विद्युत उपलब्धता में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 2012-13 से लगभग दोगुनी विद्युत उपलब्धता हमारे यहाँ पे हो गई है। देखिए, पहले आपका 45 पॉइंट, ये इसका जो अंतर है वो आपका 45.88% हो जाएगा। नीचे बार देखिए 2012 में कितने यूनिट उपभोग हो रहा था और 2019-20 में कितना उपभोग हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये वाला जो यूट्यूब की कॉपी है आपको PDF में, वो आपके ग्रुप पे मिल जाएगी, आप आश्वस्त रहें। वहाँ उसका प्रिंट निकलवाएं या आप ऑनलाइन पढ़ें, आप आराम से इसकी कॉपी निकलवा के पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, 21,836 मेगावाट भी सही है और 21,176 मेगावाट भी सही है। आपको इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मार्च 2020 तक राज्य में ऊर्जा की कुल अधिष्ठापक क्षमता निम्न में से क्या थी। तो इसमें आंसर आपको बताना है 21,176 मेगावाट। लेकिन यदि वर्तमान तक पूछे तो आपको 660 मेगावाट, अर्थात ये दिसंबर तक की है, अब डेटा आएगा वो दिसंबर में आएगा,
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वर्तमान अवधि यानी मार्च 21 तक यदि पूछे तो आपको 21,136 मेगावाट और कंप्लीट आपको अधिष्ठापक क्षमता बतानी है, क्योंकि मार्च 2020 तक तो आपके 21,176 मेगावाट थी, लेकिन मार्च 20 से लेके दिसंबर 21 के बीच 660 मेगावाट अधिष्ठापक क्षमता और बढ़ गई, और 660 मेगावाट क्षमता यदि 21,176 में और ऐड करेंगे तो 21,836 मेगावाट आपका आंसर आ जाएगा। 13वां प्रश्न, इस स्लाइड में, इस पेपर में एक प्रश्न खोद के बहुत गंभीरतम विश्लेषण के बाद हमारी टीम ने तैयार किया है, और जब मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर रहा हूं तो मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है कि इस प्रश्न पत्र में से जो हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 10 है उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। प्रश्नों को देख के आपको भी लग रहा होगा। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेल उत्पादन में राजस्थान राज्य का संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो साथियों 22 से 23% अकेला राजस्थान जो है वो तेल का उत्पादन कर रहा है, और दूसरा स्थान है, प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कितना प्रतिशत उत्पादन कर रहा है, 22 से 23%, कौन सा स्थान है? ऑफशोर में तो फर्स्ट हो गया, लेकिन समग्र उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। फिर फर्स्ट पोजीशन किसकी है? वो आपकी बॉम्बे हाई की है। वो सारे फैक्ट मैंने यहां पे नीचे डाल दिए हैं। देखिए, संपूर्ण भारत में कुल 32 मिलियन मीट्रिक टन तेल का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, जिसमें 7 मिलियन मीट्रिक टन तेल अकेला राजस्थान उत्पादन करता है, जो लगभग 22 से 23% होता है, जबकि बॉम्बे हाई जो उत्पादन करता है वो 40% करता है। बॉम्बे हाई तेल उत्पादन में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पे रखता है। ये थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की टेस्ट सीरीज जो हमने चालू कर रखी है वो थर्ड पेपर जो कॉमन पेपर है उसके लिए, और वैकल्पिक विषय में केवल हिस्ट्री हमारे पास है, क्योंकि आनन फानन में जो एग्ज़ाम की डेट फिक्स हुई उस वजह से मेजर सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, ये जो हैं ज्योग्राफी, इनकी हम नहीं कर पाए। फिलहाल आपको यदि आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुल 20 पेपर होंगे, और 20 पेपर का मतलब यहाँ पे एक पेपर में बहुत सारे जो है ना आपको प्रश्न मिलेंगे, लगभग 1000 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, और जो है सहयोग राशि वही आपका 500 रुपये है टेस्ट रैंकिंग के साथ, और 350 रुपये बिना टेस्ट रैंकिंग के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ये पेपर आपको मिले PDF में, तो आपको हमसे जुड़ना चाहिए, एक मौका जरूर दें। 14 मार्च 2020 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का सड़कों का घनत्व कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 78.61 किलोमीटर राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व है। मार्च 2020 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 78.88 किलोमीटर है, जो भी राष्ट्रीय स्तर का जो घनत्व है 152 से बहुत कम है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको देने की कोशिश की, हमारी टीम ने देने की कोशिश की, मोक्ष कलश विशेष बस सेवा, इसका आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की इस सेवा का कोविड की स्थिति में बहुत सारे लोग मरे, कुछ ट्रेडिशनली मरे जो उनकी पहले बीमारियां थी या वृद्धावस्था की वजह से मरे, और कुछ लोग कोविड की वजह से मरे। अब उनकी अस्थियों को गंगा जी हरिद्वार विसर्जन के लिए कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। राजस्थान सरकार ने इस मर्म को, लोगों की, जनता की इस पीड़ा को समझा, और राजस्थान पथ परिवहन निगम की हेल्प की से मोक्ष कलश विशेष बस सेवा का आयोजन किया, जिसकी वजह से वो लोग अपने पूर्वजों की, अपने सगे संबंधियों की समाधियों को, उनकी अस्थियों को गंगा विसर्जन या हरिद्वार में विसर्जित कर पाए। इसके लिए राजस्थान सरकार को बहुत वाहवाही मिली और पूरे भारत में इसकी प्रशंसा की गई।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा राज्य में किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में वर्तमान में 120 मीटर ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग कितना मेगावाट है। तो ये भी प्रश्न एक करंट से संबंधित प्रश्न है, वो आपको ये ध्यान रखना है। 1,27,750 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता राजस्थान में विद्यमान है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से बताता हूं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जो राजस्थान की एक फ्लैगशिप योजना है साथियों, इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से आपके प्रश्न पत्र में मिलेगा। और इस प्रश्न का जितने संभावित प्रश्न है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने फुटनोट में डाल दिए हैं। आप इसकी प्रिंट निकलवा लेना और निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को घोल के पी जाना। इसमें से आपको, इस योजना में से एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में जरूर मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। इस योजना का प्रारंभ 1 सितंबर 2019 को हुआ, बिल्कुल सही। इस योजना में वर्तमान नवीन चरण की शुरुआत 30 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। योजना अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय अंशदान 21% और 79% किया गया है। कई जगह यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कई जगह 80-20 का रेशो भी यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको कन्फर्म कर लेना। चौथा, ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। योजना अंतर्गत सामान्य बीमारी हेतु 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए तक का इलाज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दिए है। यहाँ पे आपने चूक कर दी, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष नहीं है। यहाँ पे साथियों प्रश्न का विकल्प घुमाने वाला हो सकता है। यहाँ पे आपको प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार यहाँ पे 5 लाख होगा। इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का तो मतलब यही है कि 5 व्यक्ति यदि एक परिवार में हैं तो साल भर में उन पे गवर्नमेंट 25 लाख रुपए खर्च करेगी, नहीं, समग्र रूप से 5 लाख रुपए प्रति परिवार होगी, प्रति व्यक्ति नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। चौथे वाला, नवीन चरण में बीमारियों के पैकेज को वर्तमान में 1401 से बढ़ाकर 1576 कर दिया गया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 5 वाले स्टेटमेंट आपके सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये भामाशाह योजना जो महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो सारा मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। आपको मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई लोग केवल यूट्यूब से ही काम चला रहे हैं। उनको मैं बता दूं कि भैया कुछ नहीं है इन चीज़ों में, इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय एक बार आप हमसे संपर्क करें। इतना चीज़ें आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। एक चाय के खर्चे पे आपको एक टेस्ट सीरीज मिल रही है, फिर भी आप लोग इतना कतरा रहे हैं संपर्क करने से, तो भैया अब इसका आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें देने की कोशिश की है। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति निम्न में से कब जारी की गई है? तो राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति 9 दिसंबर 2020 को जारी की गई है। इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आपको और मिल जाएंगे। कोविड-19 के दौरान राजस्थान की सभी कक्षाओं के लिए 3.5 घंटे का एक शिक्षा दर्पण कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है। शिक्षा दर्पण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर प्रसारण का निर्धारित समय क्या है? तो ये जो है वो 1.25 घंटे का एक होता है, और जो है आपका 1 घंटे का वो एक होता है, और 2.25 घंटे का एक होता है। एक तो 12:30 से जो है 2:30 तक होता है, और एक 3:15 से 4:15 तक होता है। तो उपरोक्त दोनों आपको स्टेटमेंट यहाँ पे सही करना है। आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार राजस्थान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरटी की धारा 2009 की धारा 12G के तहत वर्तमान में किसी भी निजी स्कूल को 25% सीटों के प्रवेश के लिए आय सीमा निम्न में से क्या है? तो देखिए, पहले तो 1 लाख रुपए थी, 1.25 लाख थी शायद, अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इस चीज़ के, इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं मैंने नीचे डाल दिए हैं, आपकी कॉपीज की आपके ग्रुप पे मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असंगत हैं? इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई।
योजना अंतर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया गया। योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। तो उपरोक्त सारे ही सही हैं, यहाँ पे गलत नहीं है, असंगत एक भी नहीं है, सारे के सारे यहाँ पे सही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे होंगे वो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे देने की कोशिश हमारी टीम ने की है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे आने वाले प्रश्न, एक एक प्रश्न आपको अंदर से एक अच्छी गुड फीलिंग देगा कि वास्तव में ये प्रश्न है वो परीक्षा में आने की दृष्टि से है। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। राजस्थान की शहरी जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। 1961 में राज्य की शहरी जनसंख्या 16.28% थी, जो 2011 में बढ़कर 24.87% हो गई। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, अर्थात लगातार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। कोटा, जयपुर, अजमेर व जोधपुर क्रमशः सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, बिल्कुल सही है। जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व बाड़मेर क्रमशः सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं। तो ये तो स्टेटमेंट भैया तीसरा ही, उपरोक्त सारे सही नहीं है, इसमें तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ये ध्यान रखना। तीसरा गलत लगा दिया, कंप्यूटर वाला जो है बंदा बड़ा जल्दीबाजी में काम करता है, वही बोलना पड़ेगा। देखिए, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर क्रमशः सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले जिले नहीं है। सबसे कम शहरी जनसंख्या है आपके डूंगरपुर में 6.39% है, बाड़मेर में 6.98% है, बांसवाड़ा में 7.10% है, प्रतापगढ़ में 8.27% है और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले जिले निम्न हैं। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले इधर एक साइड में दे दिया है, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, और कितना परसेंट है वो भी मैंने देने की कोशिश की है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ हैं, वो आपको एक तरफ मिल जाएंगे। 22वां प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह है योजना खरीफ 2016-17 में शुरू की गई, बिल्कुल सही। योजना अंतर्गत खरीफ फसल में 2%, रबी फसल में 1.5% और बागवानी के लिए 5% बीमा प्रीमियम निर्धारित किया गया है, बिल्कुल सही है। योजना अंतर्गत खरीफ फसल 2020 में सिंचित क्षेत्र में 25% तथा असिंचित क्षेत्र में 30% बीमा प्रीमियम का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में क्रमशः केंद्र व राज्य का वित्त पोषण का अनुपात 60:40 है। सुमेलित करना है आपको, एक तरफ ऊर्जा का प्रकार है, एक तरफ उसका योगदान है, तो आपको इसका सुमेलित करना है। तापीय कोयला, गैस, नैफ्ता, तरल ईंधन, इसका योगदान 61.02% है। पन बिजली का 10.12% है। फिर आपका जो है परमाणु ऊर्जा का 3.2% है और पवन ऊर्जा का 20.25% है, ये आपको देख लेना है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कुल कितनी इकाइयाँ कार्यरत हैं? सीधा कॉन्सेप्ट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी समझाने की बात नहीं है, 7 इकाइयाँ हैं। राजस्थान में तरल ईंधन नैफ्ता आधारित प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये धौलपुर पावर प्लांट है, वो आपका गैस या ईंधन आधारित जो है नैफ्ता आधारित पावर प्रोजेक्ट है और 702 मेगावाट की इसकी क्षमता है। राजस्थान परमाणु शक्तिगृह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? RAAP की स्थापना 1965 में हुई थी, सही बात है, लेकिन अमेरिका के सहयोग से नहीं हुई थी, कनाडा के सहयोग से हुई थी। तो यही वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बाकी नीचे वाले 3 स्टेटमेंट सही हैं। वर्तमान इसके कुल विद्युत अधिष्ठापक क्षमता 1280 मेगावाट है। 6 रिएक्टर स्थापित हो चुके हैं और ये दाबित पानी पर आधारित संयंत्र है। अधिशेष पानी को अमेरिका में निर्यात किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो संबंधित तो है ये अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने इसमें स्थापित करने में सहयोग नहीं दिया था। कनाडा जो है वो आपका इसको सहयोग किया था। चाचा कोटा, अमलीपाड़ा और नायला गांव तो हाल ही में क्यों चर्चित हैं? तो ये माही डैम पर स्थित भी गांव हैं जहां से 700 मेगावाट के परमाणु बिजली घर बनाने हेतु इनका चयन हुआ है। तो
ये आपको ध्यान रखना है। 29वां प्रश्न, यहाँ पे कुछ प्रश्न सरल प्रकार के इस वजह से चयन किए हैं ताकि आप लोगों का जो कम तैयारी वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस लो नहीं हो और एक पेपर को बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को केंद्र और राज्य में फंडिंग पैटर्न क्या है? तो यहाँ पे केंद्र 40% अनुदान देता है और राज्य केंद्र 60% और राज्य 40% योगदान देता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का फंडिंग पैटर्न 90 केंद्र की तरफ से है और 10% जो है ना विद्युत निगम की तरफ से है। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति व पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा का क्रमशः कितना अनुपात है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का जो अनुपात है वो 20.25 और 4.43% है। इसमें यदि कोई संदेह हो आपको तो आप निश्चित रूप से नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, तो हम उसको संशोधित करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी। 2000 में राजस्थान विद्युत नियामकीय आयोग बना था। 1957 में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल बना और 2015 में राजस्थान की लेड लाइट वाला प्रोजेक्ट चला था। उदय योजना बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा है, तो विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने का जो है ये कार्य किया है इसने। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? तो ये आप भड़ला फेज सेकंड वाला जो है ना 680 मेगावाट का, वो राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। 35वां प्रश्न, राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं के पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? तो दक्षिणी राजस्थान में माही परियोजना जो है 140 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करती है और जिस पर केवल और केवल स्वामित्व राजस्थान सरकार का है। 36वां प्रश्न, राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? तो यहाँ पे 3 जिले हैं, जयपुर है, जोधपुर है और अजमेर है। ये 3 जिलों का सोलर सिटी में चयन हुआ है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6.7 किलोवाट प्रति स्क्वायर मीटर प्रतिदिन उपलब्ध है। बिल्कुल सही है। सौर परावर्तनांक जो उसमें आवश्यक है वो 5.8 से 6.4 यहाँ पे है, ये भी सही है। और यहाँ पर लगभग 350 स्वच्छ 365 में से 325 स्वच्छ और साफ दिवस यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ भी ये भी आपके सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अपार संभावनाओं की को व्यक्त करता है। तो ये सारे कथन यहाँ पे आपके सही हैं। राजस्थान सीज क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जो है ना वो सीज क्षेत्र में आते हैं। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जो हैं। भड़ला जोधपुर जो है वहाँ पे फर्स्ट सोलर पार्क है, लेकिन जालोर का संबंध सीज क्षेत्र से नहीं है, इसलिए जालोर आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई? 19 अप्रैल 2011 को ये लागू हुई थी। ये बाद में कौन कौन सी हुई ये सारी आपको मैंने बताने की कोशिश की है। या आपको आपकी यूट्यूब कॉपी की जो आपको ग्रुप पे मिलने वाली है उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राज्य में कितने जिले शामिल हैं? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में 5 जिले शामिल हैं। भारत में फ्रांस की सहायता से सौर ऊर्जा शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी जोधपुर में फ्रांस की सहायता से एक सौर ऊर्जा का शोध केंद्र स्थापित किया गया है आईआईटी जोधपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देखना। नहर पर बना प्रदेश का पहला सोलर पार्क कहाँ है? तो मीनावाली जो शाखा है आईजीएनपी की, वहाँ पे हनुमानगढ़ में, वहाँ पे नहर पर बना प्रदेश का पहला सोलर पार्क बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? तो आपका नया गांव है जयपुर में, वो राज्य का पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है। बालेश्वर जोधपुर में पहला फ्रिज बना था सौर ऊर्जा से बना हुआ। मनोरपुर में पहला सौर ऊर्जा चलित एटीएम हुआ था और भड़ला जोधपुर में प्रथम सोलर पार्क है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। असत्य कथन का चयन करना है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है और प्रति घंटा बिजली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो प्रोक्त में से कोई भी असंगत नहीं है, सारे कथन यहाँ पे सही हैं।
राजस्थान में 3 गीगाबाइट घंटा बिजली उत्पादन होता है, जबकि कर्नाटक में 6 गीगाबाइट घंटा बिजली उत्पादन होता है। इसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है दूसरे वाले फैक्ट में। भारत सरकार ने 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 गीगावाट का लक्ष्य इन्होंने रखा है, जबकि राजस्थान में 147 गीगाबाइट तक की सौर ऊर्जा की संभावना है। 47वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। धौलपुर पावर परियोजना किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। लूम, डबल बॉक्स, जैकार्ड और डाबी किससे संबंधित है? ये कोटा डोरिया जो हस्तकला है उसकी तकनीकी सुधार करने से संबंधित है। 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदते हैं? तो राजसिको हैं। तो राजसिको से संबंधित जितने एक्स्ट्रा फैक्ट या कॉन्सेप्ट जो आज तक परीक्षाओं में पूछे हैं वो नीचे डालने की कोशिश हम लोगों ने की है। 50वां प्रश्न है। राजसिको राजस्थान में आयातकों व निर्यातकों को सूखे बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह आईसीडीज इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ कहाँ है? तो ये जयपुर में है, जोधपुर में है, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में है। जोधपुर में निजी क्षेत्र का आईसीडी है और ऊपर वाले जो हैं वो गवर्नमेंट क्षेत्र के हैं। 51वां प्रश्न, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न नीचे जो हैं आने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करें, कंप्लीट देखें, क्योंकि हो सकता है ये आपका अंतिम वीडियो हो। क्यों? पॉसिबिलिटी यह है कि अगला पेपर यदि जो है ना हमारे एप्लीकेशन पे हो तो आपको ये सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन पे मिले, यूट्यूब पे नहीं मिले। तो ये बहुत अच्छा पेपर हमने आपके लिए बनाने की कोशिश की है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्र में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र कहाँ कहाँ है? तो एक अजमेर में है, एक जयपुर में है और एक सिरोही में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किए गए? तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो राजसिको की सहायता से शुरू किए गए थे। 53वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प व जिला असुमेलित है? लकड़ी के खिलौने उदयपुर और सवाई माधोपुर में बनते हैं, बिल्कुल सही है। फड़ चित्रण शाहपुरा के प्रसिद्ध है। नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं। कोटा गलत लिखा है, टोंक आएगा इसमें। बादले जोधपुर के हैं, प्रसिद्ध हैं। ये आपका 53वां प्रश्न हो जाता है। 54वां प्रश्न है। मार्च 2020 तक राजस्थान की कुल कितनी वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक मिल चुका है? भाइयों गांठ बांध लेना, मार्क लगा लेना, जितने स्टार लगा सको उतना लगा लेना। प्रश्न की प्रबल पॉसिबिलिटी है कि परीक्षा में पूछा जाए। यहाँ पे विकल्प यदि 15 मिले तो 15 करना है आंसर, और विकल्प 14 है तो 14 करना है। अब इसका क्या कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान की कुल वस्तुएं जिनको जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक मिल चुका है 15 हैं, लेकिन फुलकारी कला जो है वो 3 स्टेट्स को एक साथ मिल गई। राजस्थान को भी मिला है फुलकारी का जीआई टैग, पंजाब को भी मिला है और हरियाणा को भी मिला है। तो ये इस वजह से यहाँ पे 14 ऑप्शन देगा, लेकिन 15 दे तो 15 ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा। देखिए, रिप्स जो हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 के द्वारा किया गया था, और यह अधिनियम 2003 से लागू हुआ है। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया। अब तक भारत में 300 मिल चुके हैं, लेकिन राजस्थान में 15 मिले हैं। फुलकारी कला जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सामूहिक कला है। अब राजस्थान में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, वो सारी लिस्ट मैंने आपको देने की कोशिश की है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन सी राजस्थानी वस्तु, खाद्य राजस्थानी वस्तु को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पे बगरू प्रिंट, ब्लू पोर्ट लोगो, कठपुतली, कुछ 4-5 पॉइंट आपको दे देगा और बीच में बीकानेरी भुजिया डाल देगा। तो बीकानेरी भुजिया आपका खाद्य वस्तु है, ये ध्यान रखना। आप ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाहर आके एग्जाम हॉल के बाहर आपके कहो कि तो सारे ही हैं, सारे नहीं हैं। यहाँ पे आपको एक खाद्य वस्तु मिलेगा और एक प्राकृतिक वस्तु मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो जो ये हाईलाइट कर रखा है मैंने, बीकानेरी भुजिया खाद्य वस्तु है,
कोटा डोरिया प्राकृतिक वस्तु की श्रेणी में है और फुलकारी जो है हस्तशिल्प में ही है। इसमें आपको ये हाईलाइट इस वजह से किया है कि ये 3 राज्यों को एक साथ मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक प्राकृतिक वस्तु का है, एक खाद्य वस्तु का है, बाकी सारी जो है हस्तशिल्प की हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको देने की कोशिश की हैं। वर्ष 2020-21 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रचलित कीमतों पर देश की जीडीपी में राज्य का योगदान 4.92% है, बिल्कुल सही। कोविड-19 के कारण राजस्थान की जीडीपी में 6.61% की गिरावट की आशंका है, बिल्कुल सही, तथ्य आ चुके हैं। राज्य की जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान 29.77, 25.80 और 45.43% रहने का अनुमान है। ये आपको इसमें डेटा याद करने में मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती होगी। तो जीडीपी वाला तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, लगभग 30% तो आपका कृषि का योगदान है, लगभग 25% आपका इंडस्ट्री का है और जो सर्विस सेक्टर का वो 45%। सीधा सीधा ही ध्यान रख लो, इतना ज़्यादा डाइवर्जन उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं मिलेगा। तो यह मैंने लिख भी दिया है, लगभग योगदान जो है कृषि का 30%, उद्योग का 25% और सेवा क्षेत्र का 45%। और वृद्धि दर जो है आपको मैंने बताया था कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर हुई है, बाकी में नकारात्मक वृद्धि दर हुई है। तो उद्योग और सेवा क्षेत्र जो है, अभी यहाँ पे भी ये ध्यान रखना, कृषि एक ऊपर पहला वाला प्रश्न आया 2.08% वृद्धि हुई है, वो खाद्यान्न में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि है और यहाँ पे जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि है। तो 3.45% की पॉजिटिव जो है ग्रोथ रेट आई है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्री में -7.5% नकारात्मक ग्रोथ रेट आई है और सर्विस सेक्टर में लगभग 11% नकारात्मक वृद्धि आई है, क्योंकि सभी रेस्टोरेंट जो है ना, आपकी परिवहन, सारी जो सर्विस सेक्टर के फैक्टर्स हैं, एरियाज़ हैं, वो सभी कोविड की वजह से बंद रहे। इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे और ये ध्यान रखना है, इस जो स्क्रीन आपके सामने है उस स्क्रीन में आपको ये ध्यान रखना है, एक तो जीडीपी में योगदान जैसे 30%, 25% और 45%। एक प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई, या कुछ स्टेटमेंट देके आपको परीक्षक घुमाने की कोशिश कर सकता है। सबसे ज़्यादा नकारात्मक वृद्धि कौन से क्षेत्र में हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है, इनको तो फैक्ट को रट लेना आप। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य सा लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन में इसकी चर्चा हुई है। राजस्थान राज्य आवासन मंडल ने 10 जून से 8 जुलाई 2020 तक 12 दिनों तक एक अभियान चलाया था, जिसमें ये जो भवनों का नीलामी की थी, उसको बुधवार नीलामी उत्सव नाम दिया था। और ये बुधवार नीलामी उत्सव की बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी और ये राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय रहा, अखबारों की सुर्खियां रहा। इसलिए बुधवार नीलामी उत्सव को भी आपको ध्यान रखना है। बुधवार नीलामी उत्सव के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मैंने यहाँ पे नीचे फुटनोट में दे दिया है। राजस्थान में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र जो है वो हाथकरघा है। भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान में निर्यात में कौन सी मदद सर्वाधिक निर्यात की जाती है? तो कौन कौन सी निर्यात की जाती है वो सारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। निर्यात का ये जो 4 मदें यहाँ पे हैं, टोटल निर्यात में जो है 50% योगदान इनका है। अभियांत्रिकी, कपड़ा, रासायनिक पदार्थ, जवाहरात और आभूषण। ये अभियांत्रिकी टोटल जो निर्यात होता है उसमें 15% जो है वो केवल निर्यात अभियांत्रिकी वस्तुओं का होता है। 13% कपड़ा, रासायनिक पदार्थ 12% और जवाहरात और आभूषण 11%। जो पहले आज से 13 साल पहले प्रथम स्थान पे था जवाहरात और आभूषण, लेकिन राजस्थान की सरकार ने बाहर के इन्वेस्टर्स को बुला के राजस्थान की कायाकल्प करने की कोशिश की है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 60वां। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान का स्कोर व स्थान है निम्न में से क्या है? तो स्कोर तो 62.59 अंक है और स्थान चतुर्थ है। लेकिन लैंड लॉक्ड स्टेटस में, लैंड लॉक क्या होता है? जिसके चारों तरफ वो स्टेट, जिसके चारों तरफ वो देश या स्टेट जिसके चारों तरफ केवल भूमिबद्ध क्षेत्र हो, कोई
वाटर वे नहीं हो, कोई सागर महासागर समुद्र नहीं हो, तो ऐसे वाले स्टेट को, ऐसे वाले देश को लैंडलॉक स्टेटस कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे लैंडलॉक स्टेटस में तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, लेकिन समग्र रूप से चतुर्थ स्थान है। अनुप्रति योजना से कौन लाभान्वित वर्ग नहीं है? तो अनुप्रति योजना में सामान्य वर्ग को कोई लाभ नहीं मिलता, तो सामान्य वर्ग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन अनुप्रति योजना में अभी बहुत सारे जो है, राजस्थान अनुप्रति योजना 2021 जो है वो लागू की गई है यशस्वी मुख्यमंत्री अपने राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत द्वारा। तो ये मुझे लगता है कि अनुप्रति योजना से संबंधित कहीं ना कहीं कोई प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाने वाला है, और यहाँ पे आपको अनुप्रति योजना से संबंधित जितने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे हो सकते हैं वो कंप्लीट मैंने देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है। तो इनको आप जैसे ही आपको ये कॉपी आपके चैनल, आपके ग्रुप पे मिले, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिले, तो इसको आप इनहेल करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लगभग एक ही प्रश्न में 20 से 25 या 30 प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। कितनी राशि दी जाएगी, कौन कौन पात्र होंगे, कैसे आवेदन करेंगे, कौन से क्षेत्र में देंगे, आईएएस में प्री होने पे क्या होगा, आरएएस में प्री होने पे क्या होगा, क्या लोकल परीक्षाओं में भी दिया जाएगा अंशदान। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देने की हमने कोशिश की है। चलिए 62वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस योजना का बजट 2018-19 में की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना में पात्र केवल एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार हैं, ये भी सही है। इस योजना में पात्र परिवार की कन्या के विवाह के समय 51,000 रुपये अथलेवा के रूप में प्रदान किया जाता है। तो 51,000 नहीं है, यहाँ पे 21,000 है। और पात्र परिवार की न्यूनतम 8वीं पास वयस्क महिला होना यहाँ पे आवश्यक है। हाँ, 51,000 कई बार हो जाता है यदि वो बच्ची जो जिसकी शादी है पात्रता रखती है और वो जो है ग्रेजुएट है, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा उसमें डाल दिए जाते हैं। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह में होता क्या है? बहुत कन्फ्यूजन का विषय है। सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह में 5 लाख रुपए प्रति युगल सहायता राशि दी जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कब दी जाएगी? यदि लड़का स्वर्ण कास्ट का है और लड़की अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति की हो, एससी की लड़की हो और स्वर्ण कास्ट का लड़का हो, तो ही यह लाभ दिया जाएगा। लेकिन यदि एससी का लड़का हो और स्वर्ण कास्ट की लड़की हो तो भी ये लाभ मिलेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक तरफ एससी और एक तरफ स्वर्ण कास्ट होना चाहिए, तो ये लाभ आपको मिल जाएगा। स्वर्ण हिंदू अनुसूचित जाति को 5 लाख रुपए प्रति युगल की जो सहायता राशि दी जाती है, ध्यान रखना है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुसार विशेष योग्य जनों को सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 65वां प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में निम्न में से कौन सा प्रावधान सही है? उपरोक्त सारे ही सही है। इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2007 को हुई, बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु 60 वर्ष है, बिल्कुल सही। 60 से 65, 60 वर्ष से ऊपर किंतु 75 वर्ष से कम आयु के हो तो 750 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। तो सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के प्रावधानों, सॉरी सावधान नहीं है, ये प्रावधान है के संदर्भ में क्या सुमिलित है? यदि कोई विधवा है जिसकी उम्र 40 से 55 साल है तो उसको 500 रुपये प्रति माह पेंशन योजना विधवा पेंशन मिलेगी। 55 साल से 60 साल की उम्र है तो 750 रुपये मिलेगा। 60 साल से 75 वर्ष है तो 1000 रुपये मिलेगा। लेकिन 75 वर्ष से ऊपर 2500 रुपये नहीं है, 1500 रुपये मिलेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान राज्य महिला नीति 8 मार्च 2020 को हुई थी और राजस्थान राज्य बालिका नीति 8 मार्च 2013 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बनी थी? ये गंगा देवी थी भाई, जालोर की, बहुत चर्चित रही थी और पिछली जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न एज इट पूछा गया था। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला निम्न में से कौन सी है? तो आशा झांझड़िया है, देवेंद्र झांझड़िया से कनेक्ट करके इसको याद रख लेना आप, आशा झांझड़िया झुंझुनू। मिस इंडिया 2019 निम्न में से कौन रही? तो सुमन राव जो हैं वो मिस इंडिया 2020 रही।
वर्ष 2018-19 का नारी शक्ति पुरस्कार निम्न में से किसे दिया? तो ये आपका बाड़मेर का एक संस्थान है, विकास चेतना संस्थान रूमा देवी ग्रामीण विकास चेतना संस्थान बाड़मेर को नारी शक्ति पुरस्कार 2018-19 द्वारा नवाजा गया था। 2018-19 में महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो जयपुर की आमेर की एक लेडी हैं कुसुम लता जैन, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। प्रतिवर्ष महिला सशक्तिकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उससे 6 दिन पहले 2 मार्च से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सी बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि मी टू अभियान चला था अभी, मी टू, जिसमें वुमेन्स पे जो है ना सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित बड़े बड़े लोगों पे बड़ी हस्तियों द्वारा दोषारोपण किया गया था। वो मीटू अभियान के बाद केंद्रीय महिला मंत्रालय ने प्रसंग लिया और वहाँ से जो ये सी बॉक्स नाम का एक वेब पोर्टल वहाँ पे शुरू किया गया है। इस सी बॉक्स नाम के वेब पोर्टल में मीटू अभियान के बाद से यौन उत्पीड़न के एक के बाद एक हो रहे जो खुलासे थे, तो सरकार ने इनकी जांच एवं शिकायत को निपटारे के लिए कानूनी तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो सेवानिवृत्त जज हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का कार्य यही था कि इन जांचों की शिकायत का वो जांच करें, शिकायतों की जांच करें। तो क्या है, सी बॉक्स द्वारा कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए एकल खिड़की वेब पोर्टल है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ध्यान रखना है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? तो जिला कलेक्टर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना में लाभ के पात्र हैं? तो यहाँ पे अनाथ बच्चे भी हैं, मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त कर चुके माता पिता, यदि एक की मृत्यु हो गई दूसरा कारागार में हो, चाहे वो पिता की मृत्यु हो गई हो चाहे माता की, माता मृत्यु हो गई है, माता की मृत्यु हो गई, पिता कारागार में हो, पिता की मृत्यु हो गई हो, माता कारागार में, तो भी लाभ मिलेगा। यदि कोई विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्त है या पुनर्विवाह से कोई बच्चा है, बच्चा उसको अनाथ की श्रेणी में मान के उसके लाभ दिया जाएगा। तो उपरोक्त सारे सही इसमें होंगे। नंद घर योजना के तहत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालन हेतु जो सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने का ये एक कार्यक्रम है। और भारत में खाद्य सुरक्षा को प्राथमिक फोकस केंद्र क्या है? एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और सारे ही विकल्प ऐसे लगता है कि ये हो ये हो ये हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही है कि खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक फोकस केंद्र वही है कि जिसके पास APL BPL का कार्ड धारक हो, राशन कार्ड हो और उस खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उनको वितरित किया जाए। तो तीसरा नंबर का जो विकल्प है वो आपका सही विकल्प हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 26 जनवरी 2013 को लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सबला योजना किशोरियों से संबंधित है, सामान्य प्रश्न है। सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, यदि कोई SC का लड़का या लड़की यदि स्वर्ण कास्ट के लड़का या लड़की से शादी करता है तो उसको 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ताकि अंतर्जातीय विवाहों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा सके और समाज में जो छुआछूत और जो इनडिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है उसको थोड़ा कम किया जा सके। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न परितोष अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2013 आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कहाँ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा भंडार स्थापित किया गया है? ये आपका भंबोरी गांव में है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की प्री मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय एवं पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह निश्चित संयोग है, 2 लाख रुपए से कम उसकी इनकम हो, कम से कम 50% अंक हो, तो वो उसको प्री मैट्रिक जो छात्रवृत्ति वो मिल जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में क्या सही नहीं है? यह योजना सरकार की एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई है, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को संबोधित करना है, सही। उद्देश्य बालिका की शिक्षा एवं सहभागिता सुनिश्चित करना है, ये भी सही है। वर्ष 2019 में राजस्थान राज्य इस योजना में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक नहीं रहा था, इसमें अच्छा प्रदर्शन राजस्थान का रहा था, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका सही है जिसको गलत करके बताया गया है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 को शुरू हुई। 50,000 रुपये विभिन्न किस्तों में जो है इसमें दिए जाते हैं
और यहाँ पे इसकी जो भी डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स हम दे सकते थे वो आपको देने की कोशिश की है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों पर कितना प्रतिशत विचलन या बढ़ोतरी हुई? तो प्रचलित कीमतों पर 7.77% है और जो है स्थिर कीमतों पर 5.29% है। और ये नीचे आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है कि 2019 में 78,390 रुपये थे स्थिर कीमतों पर, फिर कम हुए 72,297 रुपये प्रचलित कीमतों पर रहे। यहाँ पे 78,000 जो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2020 में 1 लाख जो है 15,492 थे, तो यहाँ पे जो है 19,386 आपके प्रचलित कीमतों पे रहे। और विचलन 7.77% और 5.29%, इसमें संबंधित कुछ ना कुछ आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, आप ये ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर जारी किया जाता है। बताइए थोक मूल्य सूचकांक की बास्केट में वर्तमान में कुल कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 154 वस्तुएं शामिल की गई हैं, जिसमें 75 प्राथमिक वस्तुएं हैं, 69 विनिर्मित उत्पाद हैं और 10 ईंधन, प्रकाश, शक्ति और स्नेहक वाले उत्पाद हैं। तो ये इतना ज़्यादा गंभीर तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये प्रश्न पूछ सकता है कि बास्केट में टोटल वस्तुएं कितनी है। तो टोटल आपको ये ध्यान रखना है 154, ये आपको ध्यान रखना है फिगर। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक रोजगार के अवसर कहाँ हैं? ग्रामीण विकास के जो भी कार्यक्रम है वहाँ पे ज़्यादा आपको रोजगार मिला हुआ है। राजस्थान में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो राज्य का अल्प विकास जो है वो वजह है। सामाजिक पिछड़ापन, भौगोलिक कारण, जनसंख्या वृद्धि, ये सब न्यून कारण हो गए हैं, गौण कारण है आजकल। मुख्य कारण राजस्थान का राज्य का अल्प विकास है। राजस्थान में अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के काल में शुरू हुई थी? तो उस समय भैरव सिंह जी शेखावत यहाँ पे वो थे। और यहाँ पे कुछ राजस्थान की कुछ योजनाएं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 2016 को शुरू हुई, 12वीं तक के 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये सारी चीज़ें आपको अपने ग्रुप में मिल जाएंगी। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ था। 2019 में राजस्थान मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, 2004 में राजस्थान आजीविका मिशन और 2000 में जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति में एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित होनी चाहिए? तो न्यूनतम 2 बैठकें होना इस 20 सूत्री बीसूका कार्यक्रम के तहत निगरानी समिति की होना जरूरी है। और राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक जो है आधार वर्ष 1999-2000 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार इस प्रश्न को पूछता है। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान निम्न में से कितना प्रतिशत रहा? तो 29 पॉइंट आपका 77% जो है वो योगदान इसमें रहा है। 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि व संबंध क्षेत्र का 30% योगदान रहा है। और ये आपको मैंने बता दिया था पहले, कृषि उत्पादन जो है उसमें 2.08% की वृद्धि रही। 6.5 लाख के लगभग मीट्रिक टन के लगभग अतिरिक्त उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 की तुलना में हुआ है। 2019-20 में 265.81 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था और अब की बार 6.5 लाख अतिरिक्त मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। 273.33 लाख मीट्रिक टन राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.08% की वृद्धि दर दर्शाता है। 2016-17 में राजस्थान में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कार्यशील शक्ति का अंश लगभग 62.1% है। सकल ग्रामीण रोजगार में 2016-17 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक खेतिहर का अंश देने वाला जिला चूरू था। राजस्थान कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कृषि भूमि जोत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? बिल्कुल सही है। कृषि भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, बिल्कुल सही है। भूमि जोतों की संख्या में कृषि गणना 2010-11 की तुलना में 11.14% की वृद्धि हुई है, ये भी सही। बड़े आकार के भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की कमी आई है, ये भी सही है। समस्त भूमि जोतों की कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज हुई है, ये भी सही है। और महिला भूमि जोतों की कुल संख्या में 44% की वृद्धि दर्ज हुई है। क्योंकि वर्तमान में यदि अपन किसी भी कोई भूमि
कृषि भूमि खरीदते हैं तो किसी महिला के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं तो जो पंजीयन शुल्क है वो 1% कम होता है। इसलिए अधिकतर लोग वो 1% पंजीयन शुल्क बचाने की वजह से महिलाओं के नाम पे अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी कृषि भूमि का नामांतरण करवाते हैं। इस वजह से ये 24.44% की वृद्धि दर दर्ज की है। यहाँ पे सारे के सारे कथन आपके सही हैं। राजस्थान राज्य वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन निम्न में से कितना रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। ये पहले भी आपको ऊपर बताया जा चुका है, नीचे व्याख्या करके जो प्रश्न बताए थे। 271.83 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न, वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य के 3 जिलों में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है। निम्न में से कौन सा जिला इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। तो उदयपुर जो है उसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में शामिल नहीं किया गया है। बाकी आपका बांसवाड़ा भी है, टोंक भी है और सिरोही भी है। साथियों, आज का पेपर आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको ज़रूर बताना है। और थंबनेल पे कम से कम लाइक तो आप कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं प्लीज़ एक बार हमसे संपर्क करें। आपको एक प्रश्न की भी यदि हेल्प मिलती है तो आप हजारों से ऊपर अब हो जाएंगे। तो क्यों इतना सोच रहे हैं, फीस नाम मात्र की है। निश्चित रूप से आपको हमें संपर्क करना चाहिए। नीचे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, 95 88 27 11 32 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।